हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज ड्यू डेट चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। आप लोग इस रिवीजन वीडियो को एज ऑडियो बुक भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरी सारी बातें सुन के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में फोकस करना है। एक बात का ध्यान रखना, यह सोली कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है, यानी कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई डिटेल्ड क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है तो उसके लिए आपको मेरे जो डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स है उस पर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एवरेज ड्यू डेट होता क्या है। वेयर अ पर्सन ओज सेवरल अमाउंट ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स, एवरेज ड्यू डेट इज दैट डेट ऑन विच ऑल द पेमेंट्स कैन बी मेड such that no interest is lost or gained by either of the parties। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कई सारे अमाउंट ओ करता है जिसकी अलग अलग पेमेंट की ड्यू डेट होती है, तो एवरेज ड्यू डेट ऐसी ड्यू डेट होती है जिस डेट पे सारी पेमेंट एक साथ करी जा सकती है, सच दैट कोई भी इंटरेस्ट का फायदा या नुकसान किसी भी पार्टी को ना हो, है ना। तो मीनिंग क्या है एवरेज ड्यू डेट का, ये है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी ड्यू डेट है जिस पे पेमेंट अगर हो जाए तो किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का फायदा या नुकसान नहीं होगा। चलो, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स। ध्यान रखना, यहां पे जो हम एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करते हैं वो बेसिकली होता है वेटेड एवरेज। तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस इज यूज्ड एज वेट्स। जहां पे हम लोग अमाउंट को वेट की तरह यूज करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है छोटा सा थ्योरी का सवाल, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, तो हम लोग पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं इसको। सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच के जो अकाउंट्स होते हैं उसको सेटल करने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सेटलिंग ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स, कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट या ऐसा समझ लो ऐसी पार्टी जिससे मुझे पेमेंट लेनी भी है और जिसको मेरे को पेमेंट करनी भी है। तो सपोज मेरी कोई ऐसी पार्टी है जिसको मैं सेल भी करता हूं और उसी से मैं कुछ परचेज भी करता हूं, तो वही मेरा डेटर भी है, वही मेरा क्रेडिटर भी है। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो मेरा डेटर है तो मुझे उससे कुछ अमाउंट लेना होगा अलग अलग डेट्स पे, और क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर भी है मुझे उसको कुछ अमाउंट देना भी होगा। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सेटलिंग ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स में भी यूज होता है कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर हमने डिटेल जो क्वेश्चंस है वो सब कर रखे हैं। तो आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे इन सारे पॉइंट्स को। फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में भी एवरेज ड्यू डेट का यूज हो सकता है। कि सपोज मेरे पास कई सारे बीआरस है, मेरे पास कई सारे बीआरस है जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलना है, और हर बिल्स रिसीवेबल की अलग अलग ड्यू डेट होगी। तो अगेन यहां पे भी आप एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। एक ऐसी डेट निकाल सकते हो जिसपे सारी बिल्स के अगेंस्ट मुझे पेमेंट सेम डेट पे मिल जाए, अगेन जिससे कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट का नुकसान या फायदा ना हो, मेरा या किसी भी और पार्टी का। सिमिलरली फॉर मेकिंग लमसम रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टेड ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स, तो लोन की रीपेमेंट की डेट निकालने में भी इसका यूज हो सकता है। कि इंस्टेड ऑफ कि हम लोन को अलग अलग डेट पे रीपे करें, हम सिंगल डेट पे सारा लोन रीपे कर दे, ऐसी डेट निकालने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, जब एवरेज ड्यू डेट आपने निकाल ली, अब एवरेज ड्यू डेट का आपको यूज करना आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, वेयर मिस्टर बी pays the total amount before average due date to Mr. A, then Mr. A will allow rebate या discount to Mr. B for early payment। तो सिंपल भाषा में अगर एवरेज ड्यू डेट से पहले कोई पेमेंट हो जाती है, जो पेमेंट होनी थी वो एवरेज ड्यू डेट से पहले हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्ली पेमेंट, उसको हम बोलते हैं अर्ली पेमेंट। और अर्ली पेमेंट होती है तो आपको पता है जो रिसीवर होता है वो पेयर को कुछ डिस्काउंट या कुछ रिबेट अलाउ करता है, या दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं
सेलर बायर को कुछ रिबेट या डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है, अर्ली पेमेंट के केस में। सिमिलरली उल्टा केस, अगर कोई पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के बाद हो रही हो, हमने एवरेज ड्यू डेट निकाल ली बट एक्चुअल पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के बाद हो रही हो, तो ये क्या होगा, ये होगा डिलेड पेमेंट, ये होगा डिलेड पेमेंट। अब डिलेड पेमेंट के केस में क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो पेयर से इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज करता है, या दूसरी भाषा में मैं ये भी कह सकता हूं, जो सेलर होता है वो बायर से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन डिलेड पेमेंट। तो एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट होगी तो डिस्काउंट या रिबेट की बात होगी, अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट होगी तो डिलेड पेमेंट के होते ही वो इंटरेस्ट चार्ज करने की उस पर बात होगी, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल सवालों में ये चीज को आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो यू शुड नो दिस। फटाफट से डिस्कस करते हैं कि एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करते कैसे, क्योंकि यही हमारा जो प्रैक्टिकल सवाल का होता है उसको बेसिस बनता है उसका। तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग केसेस में बांट के चलना होता है सारे सवालों को। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 केसेस कवर होते हैं। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है, सपोज ए बी को सेल करता है, ए बी को सेल करता है और बदले में फिर उससे वो अलग अलग ड्यू डेट्स के हिसाब से पेमेंट लेता है। तो जब एक ही पार्टी दूसरी पार्टी को बस बेचती है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। सिमिलरली अगर एक पार्टी ए बी को से परचेज करता है, सिर्फ सेल नहीं करता, तो सिर्फ जब एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टीज के बीच में, तो आपका ये केस नंबर 1 के अंदर कवर हो जाता है। तो सपोज ए बी को सिर्फ सेल करता है, मतलब बी ए का सिर्फ डेटर है और बदले में बी से वो पेमेंट लेता है, या उल्टा भी बोल सकते हो, ए सपोज बी से परचेज करता है, यानी बी ए का सिर्फ क्रेडिटर है और जिसके बदले ए को बी को पेमेंट करनी होती है। तो जब एक मेरी पार्टी जो होती है वो या तो डेटर होती है या तो वो सिर्फ क्रेडिटर होती है, तो ये हमारा केस नंबर 1 में फॉल कर जाता है। तो यहां पे एवरेज ड्यू डेट निकालते कैसे है, तो फॉर्मूला देखो, बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। अब यहां पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मींस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज मतलब ड्यू डेट और बेस डेट, ड्यू डेट से बेस डेट के बीच में जो टाइम गैप है, जो नंबर ऑफ डेज फॉल करते हैं, वो आपके हो जाते हैं यहां पे नंबर ऑफ डेज। तो हम हर ड्यू डेट पे देखते हैं कि हर जो ड्यू डेट है वो बेस डेट से कितने दिनों बाद पड़ता है, और इसको हम नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं और उसको फिर हम अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ड्यू डेट का क्या मतलब होता है, ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट मींस वो डेट जिस डेट पे कोई पेमेंट, कोई ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कोई जो भी पेमेंट वगैरह है वो ड्यू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। लेकिन ध्यान रखना है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होगा तो हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट में सीखा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जो हमने चीजें सब सीखे, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 3 डेज का ग्रेस पीरियड यूज करना सीखा है। हमने ये देखा है कि पब्लिक हॉलिडे और संडे के केस में हम ड्यू डेट क्या लेते हैं। हमने ये देखा है कि अगर कोई अनफोर्सीन या कोई इमरजेंसी हॉलिडे हो जाती है तो उस केस में हम ड्यू डेट क्या लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ती है, राइट। पर ध्यान रखना, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, जब सवाल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा तभी हमको ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, अन्यथा हमें यूज नहीं करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी। चलो, अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे करना होता है, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज बिटवीन ड्यू डेट एंड बेस डेट, तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज लेना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ डेज हमने क्या बोला, हमने ड्यू डेट और बेस डेट के बीच में कितनी नंबर ऑफ डेज फॉल कर रहे हैं वो देखा था, वो होता है हमारे नंबर ऑफ डेज। तो उसकी काउंटिंग के टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो बेस डेट है उसको आपको एक्सक्लूड करके चलना है ना, एंड जो ड्यू डेट है उसको आपको इंक्लूड करके चलना है, राइट। तो ऐसी फटाफट से एक उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सपोज मैंने बेस डेट ले रखी 2 जनवरी, बेस डेट मैंने ले रखी 2 जनवरी, और किसी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट मेरी पड़ रही है 28 जनवरी। तो अब मुझे 28 जनवरी और 2 जनवरी के बीच में नंबर ऑफ डेज चाहिए, है ना, मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो ये नंबर ऑफ डेज निकालते वक्त याद रखना है, जो हमारा जो डेट, जो हमारी बेस डेट है, जैसे मेरे इस एग्जांपल पे 2 जनवरी, उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, और जो हमारी ड्यू डेट है उसको हमको इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो ये समझने के लिए, लेकिन आपको कैलकुलेटर पे निकालने नंबर ऑफ डेज, आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे निकालने, तो आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर पे सिर्फ 28 - 2 कर देना है। खैर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है उसके लिए, वैसे बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आ जाएगा 26।
ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लिया जब हम नंबर ऑफ डेज मतलब जो महीना हमारा पड़ रहा है वो सेम पड़ रहा हो। इसी तरह अगर सपोज बेस डेट मेरी 2 जनवरी पड़ रही हो और मेरी जो ड्यू डेट वो पड़ रही हो, वो ड्यू डेट पड़ रही हो 14 फरवरी, चलो आपका सबसे फेवरेट डेट ले लेते हैं, 14 फरवरी सपोज मेरी ड्यू डेट पड़ रही है। तो अब नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है? फंडा सेम है, फंडा वही है, सॉरी बेस डेट को तो हमें एक्सक्लूड करना है, 2 जनवरी को तो हमें एक्सक्लूड करना है, और जो ड्यू डेट है उसको इंक्लूड करना है। लेकिन आपको कैलकुलेटर में कैसे करना है? अब कैलकुलेटर में करना आना चाहिए। तो इन दोनों डेज के बीच में नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर पे लेना है जनवरी के कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 माइनस 2 ले कर लेना है, तो आपका 28 आ जाएगा। प्लस फरवरी के कितने दिन है? फरवरी के 14 दिन है, प्लस इस पे 14 कर लेना है, तो आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 42। तो इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपने अगर सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप कैलकुलेटर पे बहुत फटाफट स्पीड में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में मैं यही बोलता हूं, इस पूरे चैप्टर में सारा खेल है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का। फॉर्मूले तो बड़े जगह बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिमिलर से फॉर्मूले, फॉर्मूले यहाँ पे कोई टेक्निकल फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पे सारा खेल है नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करने का। तो अगर आपने नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करना सीख लिया है और सीखने के साथ साथ आपने स्पीड भी सीख ली है, आपने स्पीड में कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्री के 5 नंबर है, 5 नंबर का सवाल आना ही आना है और फ्री के 5 नंबर है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा कि नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करने कैसे होते हैं। अच्छा, हमने सब कुछ समझ लिया, अब समझ एक फटाफट हमें डिस्कस करना है कि बेस डेट क्या होता है। सब कुछ हमने सीख लिया, हमने सारा फॉर्मूला ऊपर से नीचे देख लिया, हमें अब देखना है सिर्फ लास्ट में कि बेस डेट क्या होता है। बार बार बेस डेट बोल रहे, बेस डेट क्या होता है? तो बेस डेट ध्यान रखना, कोई भी डेट बेस डेट ले सकते हो आप, कोई भी एक डेट अपनी मनपसंद की डेट आप बेस डेट ले सकते हो। लेकिन एग्जाम में सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन करने में, ताकि हमें सिंपल हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो, ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो, इसलिए एडवाइस क्या किया जाता है आपको कि जो भी अर्लीस्ट ड्यू डेट पड़ रही है, जो भी आपकी सारी ड्यू डेट्स में अर्लीस्ट ड्यू डेट पड़ रही है वो आप बेस डेट ले लो। इससे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। पर ध्यान रखना, कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल। तो अगर आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओनली अर्लीस्ट ड्यू डेट कैन बी टेकन एज अ बेस डेट, तो आपको लिखना है फॉल्स, ऐसा नहीं है, आप कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हो। अर्लीस्ट ड्यू डेट हम क्यों लेते हैं अक्सर? ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी से इजी हो। ठीक है, तो अब जब आप सवाल करोगे तो अगर आप अर्लीस्ट ड्यू डेट लोगे ना, तो आपके जो नंबर ऑफ डेज है वो कभी नेगेटिव में नहीं आएंगे, आपके नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव में नहीं आएंगे। प्लस आपका सारे ड्यू डेट्स में से जो सारी नंबर ऑफ डेज है उसमें से एक नंबर ऑफ डे आपकी 0 ही आ जाएगा, है ना। जिस ट्रांजैक्शन में बेस डेट ही आपकी ड्यू डेट है तो उसमें तो नंबर ऑफ डेज आपके 0 आएंगे, तो नंबर ऑफ डेज 0 आएंगे तो प्रोडक्ट भी 0 आएगा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी 1-2% ईजी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है भाई, एग्जाम में हम अपने लिए काम इजी से इजी करके चलना है, इसलिए आपको क्या बताया जाता है, बेस डेट जो लेना है आपको अर्लीस्ट ड्यू डेट लेनी है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया था कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट यानी एक ही पार्टी को हम सेल भी कर रहे हैं और उसी से हम लोग परचेज भी कर रहे हैं, उसी से हम लोग परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी को भी सेल कर रहा है, बी ए को भी सेल कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट हो गया, क्योंकि ए के लिए बी डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। सिमिलरली बी के लिए ए डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। और इस केस में आपको कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालनी होती है, तो मेन एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला सेम है, बेस डेट प्लस माइनस। अब केस नंबर 1 में हमने सिर्फ टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट किया था, बट क्योंकि अब यहां पे 2 अलग अलग टेबल्स हमारी बनती है, क्योंकि हमें एक ही पार्टी से लेना भी है पैसा अलग अलग ड्यू डेट्स पे, और उसी पार्टी को हमको अलग अलग डेट्स पे पेमेंट भी करनी है, तो इसलिए यहां पे हमारी 2 टेबल्स बन जाती है। तो हमारी 2 प्रोडक्ट के टेबल जो टोटल आते हैं वो आ जाते हैं, हमारे 2 अमाउंट्स के कॉलम बन जाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार फटाफट से दोबारा से बोल लेता हूं, बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, अब यहां पे सेम वही बात, बेस डेट आप कोई भी डेट ले सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सेम बेस डेट लेके चलना है। मैंने बोला आपसे 2 टेबल बनेगी, क्योंकि एक ही पार्टी से पैसा लेना भी है, एक ही पार्टी को पैसा देना भी है, तो आपकी 2 टेबल्स बनेगी बेसिकली। तो आपको दोनों टेबल्स में नंबर ऑफ डेज जब आप निकालते हो, प्रोडक्ट जब आप निकालते हो,
उसकी कैलकुलेशन करने के लिए सेम बेस डेट लेना है। ये नहीं कि एक टेबल के लिए आप कोई और बेस डेट ले रहे हो, दूसरे टेबल के लिए कोई और बेस डेट ले रहे हो, तो आपका यहां पे पिट जाएगा, एवरेज ड्यू डेट आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको बेस डेट सेम लेना है। तो यहां पे भी वही बात है, कोई भी बेस डेट को आप कोई भी डेट को आप बेस डेट की तरह ले सकते हो, बट यहां पे भी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोलते हैं कि दोनों भी टेबल में, दोनों भी जो आपकी टेबल है उसमें जो आपकी अर्लीस्ट ड्यू डेट आ रही है उसको आप बेस डेट ले लेना। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसा ये केस नंबर 1 में था। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूं कि देखो आपकी टेबल कैसी बनती है कॉन्ट्रा अकाउंट्स के केस में। क्वेश्चन नहीं डिस्कस करे क्योंकि डिटेल वीडियो में मैंने डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस भी करे, सॉल्व भी करे, तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं तो आपने खुद से सॉल्व कर ही लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। मैं खाली आपको रिकैप करवा रहा हूं सारी चीजों का। तो देखो सपोज एक ही पार्टी से हमें बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा भी लेना है और उसी पार्टी को हमको बिल्स पेबल के अगेंस्ट पैसा देना भी है, तो आपकी दो अलग अलग टेबल्स बनेगी। ठीक है, दो अलग अलग टेबल्स बनेगी। जैसे डेट ले लिया, बिल के केस में टेन्योर हो गया बिल का, फिर उसकी ड्यू डेट निकाल ली, बिल के केस में ड्यू डेट निकालते वक्त आपको ग्रेस डेज भी लेना है, फिर आपने बिल के अमाउंट्स लिए अलग अलग डेट के, और फिर आपने नंबर ऑफ डेज निकाला कोई एक बेस डेट से। तो जैसे इस सवाल में हमने 13 जुलाई को बेस डेट ले लिया था। ठीक है, तो जब आपने पहली टेबल बनाई बिल्स रिसीवेबल की, तो आपने सेम बेस डेट लेके नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करी। अब जब आपने बिल्स पेबल की डेट की टेबल बनाई, जब आपने बिल्स पेबल की टेबल बनाई, तो यहां पे भी हमने वही 13 जुलाई ही ड्यू डेट ली, बेस डेट ही ली। तो सेम बेस डेट हमको लेके चलना है दोनों भी टेबल्स में। ठीक है, तो बस ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको सारी चीजें सवाल में दिख जाएंगी। फटाफट से केस 3 बात डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। जहां पे हमने सपोज किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है और उस पार्टी को अब हमें अलग अलग डेट पे लोन वापस करना है, तो यहां पे एवरेज ड्यू डेट का पहली बात क्या यूज होता है, यहां पे एवरेज ड्यू डेट का यूज क्या है। तो हम बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट्स में टुकड़ों में वापस करना है, तो हम बोलते हैं कि काम करो, टुकड़ों में वापस करने की जगह मुझे एक डेट बता दो, मुझे एक ऐसी सिंगल डेट बता दो जिसमें मैं सारा लोन एक ही डेट पे रीपे कर दूं, और ये डेट ऐसी डेट होनी चाहिए जिससे मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज ना हो। यानी कि जब मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस कर रहा था तब मेरा जितना इंटरेस्ट बनता, और जब मैं एवरेज ड्यू डेट पे पूरा अमाउंट एक साथ रीपे कर रहा हूं तब जो इंटरेस्ट बन रहा है वो दोनों इंटरेस्ट मेरा सेम ही रहना चाहिए। यानी इंटरेस्ट में मेरा चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं बस एक ऐसी एवरेज में ड्यू डेट निकालना चाहता हूं जिस डेट पे मैं सारा का सारा लोन एक साथ रीपे कर लूं। तो यहां पे हमारा यूज होता है एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो अब यहां पे हम दो तरह के केसेस तोड़ के चलते हैं। पहला हम बोलते हैं जब हमें जो लोन वापस करना है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स है वो इक्वल है, और दूसरा है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बस ध्यान रखना यहां पे जब मैं इंस्टॉलमेंट्स बोल रहा हूं, यहां पे हम लोग प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम खाली प्रिंसिपल के इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया और हम इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर रहे हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट पे हम लोग 20-20 हजार रुपए रीपे करेंगे। हर इंस्टॉलमेंट में हम 20,000 रुपीज रीपे करेंगे। तो यहां पे इंस्टॉलमेंट का मतलब वो होता है। ठीक है, और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब उल्टा हो गया कि हर हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो अलग अलग है। चलो, तो जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होता है, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होता है तो हमारे पास भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि यहां पे हम एक शॉर्टकट टाइप का फॉर्मूला लगा पाते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने की, जैसे आप अभी तक निकाल रहे हो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर या जो भी कैलकुलेट कर रहे हो, फिर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट का टोटल कर रहे हो, वो सब कारनामा करने की आपको जरूरत नहीं। आपका डायरेक्टली एवरेज ड्यू डेट निकल सकता है। कैसे निकलता है? फॉर्मूला आपका बनता है डेट ऑफ लोन। ध्यान रखना, डेट ऑफ लोन बोल रहे हैं, एवरेज बेस डेट नहीं बोल रहा मैं यहां पे मैं बोल रहा हूं डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज या मंथ्स या ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू इंस्टॉलमेंट डेट्स। यानी मेरी जो हर इंस्टॉलमेंट है वो लोन की डेट से कितने दिनों बाद या महीनों बाद या ईयर्स कितने सालों बाद पड़ रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो सपोज मैं 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद पे कर रहा हूं, प्लस दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद पे कर रहा हूं, प्लस तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद पे कर रहा हूं, प्लस चौथी इंस्टॉलमेंट 4 साल बाद पे कर रहा हूं, प्लस पांचवी इंस्टॉलमेंट 5 साल बाद पे कर रहा हूं। ठीक है, डेट ऑफ लोन से कह रहा हूं मैं, डेट ऑफ लोन से। तो ये मेरा सम हो गया, सम ऑफ ईयर्स हो गया यहां पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई मेरी? 5 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स।
ठीक है। और डेट ऑफ लोन तो आपको पता ही होगा सवाल के अंदर, तो इससे आपका निकल जाएगा एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था। तो आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करते चलना अपने साथ साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को हाथ के हाथ आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चलो हो गया सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब डिटेल क्वेश्चन की डिस्कशन की थी तो मैंने पूरा आपको सवाल में करके दिखाया था। मैंने प्रूव किया था कि अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट 1500 रुपए बन रहा है, और जब हम एवरेज ड्यू डेट पे पूरा लोन एक साथ रीपे कर रहे हैं तो भी हमारा इंटरेस्ट 1500 पड़ रहा है। तो ये हमने एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी सीखा था और प्रूफ भी लिया था। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। अच्छा, दूसरी बात, अगर इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल है तो क्या, तो फिर आपका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल जैसा फॉर्मूला आपने केस नंबर 1 में सीखा था, केस नंबर 1 में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, सेम फॉर्मूला आपको यहां पे लगा लेना है। वही बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट या अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। बस ध्यान रखना है यहाँ पे बेस डेट मींस डेट ऑफ लोन। बेस डेट यहाँ पे हमें डेट ऑफ लोन लेनी है, कोई और डेट मत ले लेना। यहाँ पे बेस डेट हमको डेट ऑफ लोन ही लेनी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो डेट ऑफ लोन से होना शुरू होती है, इसलिए हमें बेस डेट ऑफ लोन ही लेनी है इस वाले केस में। ठीक है, तो यहां पे आपको छूट नहीं है कि कोई भी डेट को बेस डेट ले लो, यहां पे आपको डेट ऑफ लोन को ही बेस डेट लेके चलना पड़ेगा। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और फिर हमारा लास्ट 4th केस था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स यूजिंग एवरेज ड्यू डेट। मतलब एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन तो आपने 12वीं में भी सीखी अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के चैप्टर में, और आपने अपने यहां पे भी पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी सीखी सीए फाउंडेशन में, है ना। तो यहां पे तो आप कैसे निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैसे निकालते हो, या तो आपकी जो रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो आप क्या यूज करते हो, आप एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हो, और जब इररेगुलर ड्रॉइंग्स होती है उस केस में आप या तो प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो या सिंपल मेथड यूज करते हो। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सीखा है वो तरीका तो आपको आना ही चाहिए, वो तरीका आपको पता ही होगा। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो। तो यहां पे जो एवरेज ड्यू डेट निकलती है, यहां पे जब एवरेज ड्यू डेट निकलती है वो क्या होती है, पार्टनर्स ने जब अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रखा होता है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग डेट छोड़ो, ऑन एन एवरेज बताओ कि टोटल जो ड्रॉइंग्स पार्टनर ने करी वो कौन सी एक डेट पे करी। तो एक हम सिंगल डेट ले लेते हैं जिस डेट पे हम मान लेते हैं कि पार्टनर्स ने टोटल अपनी ड्रॉइंग्स करी। तो व्हेन अ पार्टनर हैज ड्रॉइंग्स एट मल्टीपल डेट्स, एवरेज ड्यू डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज द सिंगल डेट ऑफ टोटल ड्रॉइंग्स सच दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिमेन्स द सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका सेम ही रहना चाहिए। अगर पार्टनर ने अलग अलग डेट पे ड्रॉइंग्स करी तो आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालोगे, और जब पार्टनर का हम एवरेज ड्यू डेट पे ले रहे हैं कि एवरेज ड्यू डेट पे उसने ड्रॉइंग करी, उस पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों भी आपका सेम आना चाहिए, तभी तो यूज है एवरेज ड्यू डेट का, वरना क्या यूज होगा। ठीक है, हमको तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए यूज करना है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहां पे बन जाता है। तो जब आप एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में निकाल कर रहे हो। अब फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला कोई नहीं बदला, फॉर्मूला अगेन आपका बिल्कुल सेम है, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, टोटल ऑफ अमाउंट मतलब टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, कितनी ड्रॉइंग साल में करी हमने, तो बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। जहां पे बेस डेट हम वही ले लेते हैं अर्लीस्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, सबसे पहली डेट जो ड्रॉइंग्स की होती है वो हम बेस डेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ डिटेल में सवाल डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें हमने अगेन प्रूव किया था, हमने अपना पार्टनरशिप अकाउंट्स वाले फंडे से तरीके से भी निकाल के देखा था, प्रोडक्ट मेथड से, और फिर हमने एवरेज ड्यू डेट की से भी हमने निकाल के देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और हमने प्रूव किया था कि जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आता है वो सेम आता है। ठीक है, तो इसको आपको रिवाइज जरूर करना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका, इतना ही चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ इसमें है नहीं। थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इससे 5 नंबर का सवाल आता है, ना 1 नंबर कम ना 1 नंबर ज्यादा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का ही आएगा, तो आपको फ्री के ये 5 नंबर मिल जाएंगे। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगी होगी, आपको छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर ये रिवीजन आपको थोड़ी सी भी इफेक्टिव लगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाय बाय।